बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है मैनेजमेंट का उसे स्टार्ट किया हुआ है, और पीछे हम जो उसमें कर चुके हैं वो है अर्ली एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये कर लिया है। एडम स्मिथ का जो काम था उसने बताया था वो कर लिया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। और फिर क्लासिकल अप्रोचेस के अंदर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ा। और आज हम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के अंदर जो मेन है वो दो है। एक है फेयोल्स के प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल। और फेयोल ना मार्कर यहाँ पे कहीं थी। फेयोल जो है उसके 14 प्रिंसिपल्स और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ये दो थ्योरीज जो है इसके अंदर आज हम करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। हेनरी फ्यूल जो है इसने इसका मानना ये था कि जो मैनेजमेंट है believed Henry Fayol believed that the practice of management was distinct from other organization functions। कि मैनेजमेंट जो है उसकी जो काम है तो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन सब यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे अलग होता है। मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि मैनेज करना है, उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है, ओवरसी करना है दूसरों के कामों को। दूसरों के मतलब जो उनके नीचे काम करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो वाले डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट है जो मैनेजमेंट के अंडर आएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो हेनरी फ्योल ने ये कहा कि मैनेजमेंट जो है वो एक अलग चीज़ है, और जो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो क्या है, अलग है, डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक नहीं हो सकते। मैनेजमेंट का काम है उनको देखना, उनको ओवरसी करना, उनके काम को चेक करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, उनको कंट्रोल करना। तो इसके लिए उसने फिर जो है प्रिंसिपल्स डेवलप्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस। उसने फिर जनरल 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है डेवलप किए, जो कि आजकल के दौर में तकरीबन जितनी भी आइडियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें वो अप्लाई हो रहे हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? 14 प्रिंसिपल्स हैं ये वाले। इसके लिए, इसकी डिटेल्स के लिए मैं आपको सेकंड स्लाइड पे लेके जाता हूँ। यहाँ से ज़रा रिजल्ट बेहतर होगा। उसने ये 14 प्रिंसिपल दिए कि मैनेजमेंट जो है उसके लिए 14 प्रिंसिपल, आजकल जितनी भी आइडियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ये मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो वर्क है उसको क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। हर एक को उसकी जिम्मेदारियां, उसके काम उनको बता दिए जाए कि जो जिसने क्या काम करना है उसको बता दिया जाए, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके जिम्मे क्या काम है, उसके कौन से टास्क करने हैं,
वर्क को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब डिवीजन ऑफ वर्क पहले हमने कहाँ पढ़ा है, साइंटिफिक थ्योरी के अंदर भी हमने पढ़ा, काम को डिवाइड कर दीजिए, हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, फेजेस में कन्वर्ट कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप काम को किया जाए। तो डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट। इससे क्या होगी, आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। कि जब आप काम को डिवाइड कर देंगे, स्पेशलाइज्ड लोग लेकर आएंगे, जो जिस काम का माहिर है उसी को हायर करेंगे, तो क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगी और काम एफिशिएंटली होगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसने कहा कि वर्क को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। सेकंड इसका जो पॉइंट है वो है अथॉरिटी। कि अथॉरिटी मींस के सबको अपन अपनी अथॉरिटी का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक को अपनी अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए। अब जो नीचे जो लो लेवल मैनेजर है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने किसको रिपोर्टिंग करनी है, मिडिल मिडिल मैनेजर्स को करनी है या टॉप मैनेजर्स को करनी है। तो हर एक को अपने अपने अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है और उसने उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। और जो वो ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, तो उनकी जो अथॉरिटी दी जाती है ऑर्डर्स देने की, वो ऊपर से उनको उनको पता होना चाहिए कि उनका राइट है, जिस चीज़ का वो अथॉरिटी रखते हैं उनका राइट है और वो ये ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदा भी मैनेजर है, मिडिल मैनेजर है, लोअर लेवल है, अपर लेवल है, मिडिल है, जो भी है, उनको अपनी अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वो किन को रिपोर्टिंग करेंगे। देयर शुड बी वन बॉस, वन डायरेक्शन होनी चाहिए, एक तरफ से ऑर्डर आने चाहिए। अगर एक बंदा एक से ज़्यादा लोगों को रिपोर्टिंग करेगा, तो वो क्या होगा, उससे फिर काम क्या होगा, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग किसी एक बंदे को करनी चाहिए। अगर एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, फयोल कहता है कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, एक बंदा एक को रिपोर्टिंग करेगा, फिर वो नेक्स्ट को करेगा, फिर वो नेक्स्ट को करेगा। तो इस तरह से एक चेन, एक हायरार्की नजर आनी चाहिए एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक बंदे को अगर लो लेवल मैनेजर है तो वो मिडिल मैनेजर्स को रिपोर्टिंग करेगा और मिडिल मैनेजर्स रिपोर्टिंग करेंगे टॉप लेवल्स। तो अथॉरिटी होनी चाहिए एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी काम करने वाले लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको जो रूल्स बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको, उन एम्प्लॉयज को चाहिए कि वो उन रूल्स को ओबे करें, उनको माने और उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, उनको दिली तौर पे एक्सेप्ट करें, उनके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक काम करें। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और उसके उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना हुआ कि वो कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकें, तो वो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होगा, एम्प्लॉयज जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं, उनको ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ पॉइंट। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब एक, कमांड एक बंदे के हाथ में होनी चाहिए। आपने रिपोर्टिंग करने हैं, अपने से ऊपर किसी एक बंदे को रिपोर्टिंग करनी है। अगर लोअर लेवल मैनेजर है तो मिडिल को रिपोर्टिंग करेगा, और मिडिल अगर है तो वो अपर को करेगा। तो अगर एक
बंदे के हाथ में कमांड होगी तो वो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, कन्फ्यूजन नहीं होंगी, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे टाइम पे, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हार्मनी, एक बैलेंस नजर आएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, किसी एक सुपीरियर आदमी से जो उसके ऊपर है उससे क्या करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा, रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी का मतलब एक, डायरेक्शन मतलब यहाँ पे गोल होगा कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स कर रहे होंगे, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, उनका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए। मकसद क्या है, जो भी उनको टारगेट दिया जाएगा, गोल दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो उस डायरेक्शन में उस गोल को अचीव करने के लिए सब लोग मिलके काम करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्कर्स, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एक सिंगल प्लान, एक जो उनका गोल होगा, जो भी उन्होंने सेट किया होगा, वो मैनेजर्स को और वर्कर्स को देगी, और मैनेजर और वर्कर्स उस गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। फिर पॉइंट 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट का मतलब है कि जो नीचे लोग वर्कर्स हैं, वो उनका जो भी इंटरेस्ट होगा, जनरल इंटरेस्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उन दोनों का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये नहीं है कि जो बंदा काम कर रहा है वो अपने मकसद के लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को उसने जेन नहीं रखा हुआ, वो अपने ही जो है ना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक काम करेगा, तो क्या होगी, उसकी भी ग्रोथ होगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो समझ लो उसकी भी ग्रोथ होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन फिर उसकी ग्रोथ कैसे करेगी, उसको इंसेंटिव्स देगी, उसके अच्छे काम पे उसको बोनसेस मिलेंगे, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको डिफरेंट टाइप से उसको मोटिवेट किया जाएगा, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बंदा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करेगा। अपने इंटरेस्ट को पीछे कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे करेगा। उसके ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी उसको प्लान दिया है, जो भी गोल दिए है, उसको अचीव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। फिर 7th पॉइंट है रेम्यूनरेशन। वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज, कि जो भी काम, रेम्यूनरेशन का मतलब तनख्वाह, उनको जो भी काम वो करेंगे वर्कर्स, उनको फेयर वेज मिलनी चाहिए। जो भी काम वो करेंगे उनको मार्केट कंपेटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि काम आप ज़्यादा ले रहे हैं और सैलरी उनको बहुत थोड़ी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अपने जो काम वर्कर्स हैं उनको मार्केट कंपेटिटिव सैलरी, जो मार्केट में सैलरी चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग फेयर वेज, फेयर सैलरी उनको दी जाती है उनके काम की, कम पैसे नहीं दिए जाएंगे। सेंट्रलाइजेशन, centralization, this term refers to the degree to which subordinates are involved in decision making। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग एक बंदे के पास होनी चाहिए, हर एक बंदा अपने फैसले ना कर रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन तब चलती है जब उसके अंदर किसी एक बंदे के पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, और फिर सब उसको फॉलो करते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, किसी एक पावर, एक किसी एक बंदा, टॉप मैनेजमेंट अगर है तो वो डिसीजन मेकिंग करेगी कि क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या नहीं करना। फिर जब वो डिसीजन मेकिंग करेगी तो नीचे जितने भी मिडल मैनेजर्स हैं, लो लेवल मैनेजर्स हैं, वो सब उनको फिर क्या करेंगे, जो भी उन्होंने फैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। उसके बाद है 9 स्केलर चेन, द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक इज द स्केलर चेन।
तो ये वो हायरार्की है जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट से लेके लोएस्ट रैंक्स के लोग आपको नजर आएंगे। ठीक है, टॉप मैनेजर्स भी होंगे, उसके बाद मिडिल मैनेजर्स भी होंगे और लो लेवल मैनेजर्स भी होंगे। तो ऐसी हायरार्की को स्केलर चेन कहते हैं जिसके अंदर लो लेवल मैनेजर्स भी हों, मिडिल भी हों, टॉप भी हो, पूरी एक चेन बनी हो, पूरी एक हायरार्की नजर आए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कहेंगे कि स्केलर चेन पाई जाती है जिसमें टॉप टू लोएस्ट रैंक्स होंगे। ऑर्डर, ऑर्डर 10th पॉइंट है ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कि जो ऑर्डर का मतलब ये है कि जो भी लोग हैं या जो भी मटेरियल्स हैं वो राइट प्लेस पे होने चाहिए, राइट टाइम पे होने चाहिए। कि जब किसी चीज की जरूरत है वो उसी वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कोई सब्जी वाला आ गया है, किसी से सब्जी लेनी है तो ले ले। अच्छा जी, ऑर्डर और डिसिप्लिन, हमने ऊपर डिसिप्लिन का 3rd पॉइंट पढ़ा। उसके अंदर क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, जिनको जितने भी वर्कर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। कोई डिस्प्यूट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, तो उनके लिए एक रूल सेट किए जाते हैं कि उनको पनिश किया जाएगा। उनको जो भी वो काम करेंगे उसके बदले में उनको उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। तो ऑर्डर भी इसी तरह से है कि पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कि जब किस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसी वक्त अवेलेबल होना चाहिए। इक्विटी, इक्विटी क्या है? मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू सबऑर्डिनेट्स। अच्छा, इक्विटी जो है 11th पॉइंट इक्विटी है, मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबऑर्डिनेट्स। कि जो मैनेजर्स हैं उनको चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल सिस्टम लेकर आए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। ये नहीं है कि अपने जो फेवरेट एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके जानने वाले हैं, आपके लाइक्स में हैं, आप उनको प्रमोट करो, उनको इंसेंटिव्स दो, उनको बोनसेस दो, और बाकियों के साथ अनफेयर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल सिस्टम होना चाहिए सबके लिए, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर 12th पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। कि जो पर्सनल हैं, जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले, उनका जो टेन्योर है उसके लिए जो भी उनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 5 साल का, 1 साल का, वो स्टेबल होना चाहिए। उनको कम से कम उस टाइम के लिए तो काम करने देना चाहिए। अगर आपने किसी वर्कर के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जब तक वो बड़ी गलती नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक उसको 1 साल के लिए काम करने देना चाहिए, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि यार मैं कम से कम 1 साल तो यहाँ पे काम करूंगा, या 5 साल के लिए तो कम से कम मैं यहाँ पे हूँ। तो जब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा तो फिर वो दिल लगा के काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, होल हार्टेडली वर्क करेगा, अपनी पूरी एफर्ट पुट करेगा। जब वो पूरी एफर्ट पुट करेगा, होल हार्टेडली काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, बिजनेस फर्दर क्या होगा, एक्सपैंड होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन का मतलब ये है कि जो भी आप लोग हायर करेंगे उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि हफ्ते बाद ही निकाल दो, महीने बाद ही निकाल दो, बगैर बताए निकाल दो, और किसी कहने पर आप उनको निकाल दो। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो है एक सिस्टम होना चाहिए
जो भी उसको आपने हायर किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 साल के लिए, तो उसको कम से कम 1 साल के लिए तो काम करने देना चाहिए, जब तक वो कोई बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं करता। छोटी मोटी मिस्टेक्स पे उसको निकालना नहीं चाहिए। उसके बाद इनिशिएटिव है कि जो भी आपने वर्कर्स रखे हैं, उनको जो भी काम सौंपे हैं, उनको इजाज़त दे दें कि वो काम अपनी मर्जी के मुताबिक होल हार्टेडली करें। उनको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। उनको जो काम उनको दिया गया है उसके लिए पूरी जान लगा देनी चाहिए। Employees who are allowed to originate and carry out plans will exert high level of efforts। कि जो उनको काम दिए गए हैं उस पे क्या करेंगे, वो हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट अप्लाई करेंगे। एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब, ये एस्पिरिट का मतलब स्पिरिट होता है, जज्बा। कॉर्प्स का मतलब आर्मी, एक टीम। एस्पिरिट द कॉर्प्स के एक टीम बन के काम करना पड़ेगा। जब एक टीम बन के काम करेंगे, एक फौज बन के, एक एक यूनिट बन के काम किया जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, यूनिटी आ जाएगी। और यूनिटी आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट इज स्ट्रेंथ। इत्तेफाक में बरकत है, पढ़ा हुआ है ना। तो क्या होगा, बरकत आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बरकत आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ उसकी बढ़ जाएगी, ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन फले फूलेगी। और जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे, आपके अच्छे काम पे आपको बोनसेस मिलेंगे, आपकी अप्रिसिएशन की जाएगी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करेंगे वो एक एक यूनिट बन के, एक बॉडी बन के, सब एक हो के काम करेंगे। तो एज पर दी कॉप्स का मतलब ये है। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे जो फेवल ने कहा था कि मैनेजमेंट, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होगी उसके अंदर ये 14 प्रिंसिपल अगर होंगे तो वो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर वो एक टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो आप का कोई भी